नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। बिहार चुनाव 2015 में आपका स्वागत है। सन 2010 के बाद गंगा में बहुत पानी बहा है और उसमें अपना मानना है कि बिहार में जात पात का सियासी टकराव भी बहुत बह गया है। यदि ऐसा नहीं होता तो यादव मुसलमान राजनीति के पुरोधा लालू प्रसाद यादव और उनकी राजद आज वाली बुरी दशा में नहीं होती। अपने लिए दिलचस्पी वाला और चुनाव के नाते बहुत महत्वपूर्ण लाख टके का सवाल है कि जातिवादी राजनीति से बिहार कितना मुक्त हुआ है। जात पर चुनाव होगा या गवर्नेंस पर? भाजपा के लिए जात के समीकरण जरूरी है या नरेंद्र मोदी का विकास मंत्र? नीतीश कुमार गवर्नेंस की अपनी पूंजी पर चुनावी फसल काटेंगे या उन्हें जात के हिसाब पर ही रणनीति बनानी है? सचमुच फिलहाल यही बात विचार के लायक है कि 5 वर्षों में बिहार में जमीन कितनी ऊपर नीचे हुई है, वह बदली है या कण कण में अभी भी जात है? बिहार में पिछली बार लालू प्रसाद ने रामविलास पासवान की पार्टी से तालमेल करके पीएमआरवाई का समीकरण बनाया था। इस बार लालू प्रसाद और नीतीश कुमार मिल करके एमवाईके और अति पिछड़ा और महादलित का समीकरण बना रहे हैं। दूसरी ओर भाजपा भी अपने पुराने कोर वोट बैंक में रामविलास पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के जरिए नए वोट जोड़ रही है। इस पर चर्चा के लिए बिहार की खोज खबर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार उपेंद्र प्रसाद हमारे साथ हैं। उपेंद्र जी, आप 90 के दशक में जब बिहार की राजनीति बदल रही थी और वो मंडल के हिसाब से राजनीति हो रही थी, तब से आपने बहुत करीब से देखा है बिहार की राजनीति को। फिर उसके बाद एक फेज आया जब नीतीश कुमार जी ने वो जाति के अलग हट करके और नीतीश कुमार और बीजेपी ने एक पॉलिटिक्स की सर्वजन की राजनीति हुई। फिर वापस बिहार की राजनीति ऐसा लगता है कि जाति और संप्रदाय समुदाय और इन सब चीज़ों में बट रही है राजनीति। क्या आपको ऐसा महसूस हो रहा है? जब से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार का गठबंधन टूटा है, उसके बाद फिर कुछ वैसी स्थिति पैदा हो रही है 1990 में। लेकिन 1990 से अलग है, जाति की स्थिति पैदा हो रही है। उस समय एक कंसोलिडेशन था, पिछड़ा वर्ग कंसोलिडेशन था, उसमें दलित को भी जोड़ लिया गया था। बाबरी मस्जिद की समस्या थी, उसके कारण मुसलमान भी जुड़ गए थे। तो वह कंसोलिडेशन बहुत बड़ा था। खास करके 91 के चुनाव में तो 48 सीटों पर विजय हुई थी। वो जनता दल नहीं, वो तो बिखर गया है। अब जब वापस भी आ रही हैं वो दोनों पार्टियां जिनकी बात हो रही है कि जनता परिवार एकजुट होंगे, तब भी आपका मानना है कि उस तरह का जातीय कंसोलिडेशन नहीं है? नहीं, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर बहुत बिटरनेस, आप कहिए कि एक दूसरे के खिलाफ अविश्वास का भाव आया है। उस समय जो पिछड़े वर्ग की जातियां थी उनमें बहुत ज़्यादा दुराव नहीं था और सामाजिक स्तर पर सबका सामाजिक पिछड़ापन लगभग बराबर था। लेकिन जो एम्पावरमेंट हुआ, सशक्तिकरण हुआ है, जिनके मुख्यमंत्री रहे उनकी जातियों का ज़्यादा सशक्तिकरण हो गया। तो पिछड़े वर्ग की दूसरी जातियां हैं, उनके साथ उनका दुराव बढ़ गया। लगभग 4 विधानसभा चुनावों में अलग तरह के अलग पैटर्न पर वोट हुआ था। तभी 2000 में भी नीतीश कुमार और बीजेपी का गठबंधन काफ़ी सफल हुआ था। 2005 के दोनों चुनाव में ठीक ठाक वोट इनको मिले, काफ़ी अच्छा रहा परफॉर्मेंस, 10 में रहा। तो अब फिर ऐसी क्या स्थिति पिछले 15 सालों में हुई कि वापस सभी पार्टियां जाति की पॉलिटिक्स पर लौट रही हैं? देखिए, उसमें कि जो पावर इलीट होते हैं, तो पावर इलीट हैं जो सत्ता को किस तरह से देख रहे हैं, उनकी अपनी आकांक्षाएं पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है। जैसे नीतीश कुमार ने जो सरकार चलाई, उनका था कि न्याय के साथ विकास, और सबको अपने साथ जोड़ कर रखे हुए थे। लेकिन जो उनसे जो नाराज लोग हैं, उन्होंने आरोप लगाया, जैसे उपेंद्र कुशवाहा खड़े हो गए, उन्होंने आरोप लगाया कि भाई आप हमारी जाति के अंदर ही कर रहे हो। फिर ये पूरे बिहार में घूम घूम करके अपनी जातियों का संगठन शुरू कर दिया। तो वहाँ से अविश्वास पैदा होता है। जो पॉलिटिकल एलिट है, जिनको ऊपर के लोग, जिनको सत्ता में भागीदारी नहीं मिल रही है, जिनको लग रहा है कि उनको दरकिनार किया जा रहा है, तो वो माहौल खड़ा करने लगते हैं। नीतीश कुमार फिर वापस क्यों लालू यादव के पास गए, जब उन्होंने अपना एक सुशासन का ब्रांड बनाया हुआ था, उनका एक अपना बड़ा नाम उन्होंने बनाया था कि वो सर्वजन की पॉलिटिक्स करते हैं? फिर उनको क्या ऐसी मजबूरी आ गई कि वो लालू यादव के साथ जाएं और उनके साथ तालमेल करें? देखिए, विधानसभा का जो चुनाव हुआ तो उसमें उनको लग रहा था कि हमें जो सपोर्ट मिल रहा है सिर्फ मेरे कारण है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलने के बाद वो सपोर्ट ब्रॉड हो गया था। तो 15 के लोकसभा चुनाव में जो हार मिली, तो हार मिलने के बाद लगा कि हमारे पास 17% वोट है। फिर उनको लग गया कि अब है जो महादलित भी हमसे अलग हो गया मांझी के बाद, मांझी के बाद। हाँ। अब इनको लगता है कि हमारे पास क्या बचा, क्योंकि आप नीतीश कुमार की देखिए, नीतीश कुमार का अपना जातीय आधार वहाँ नहीं है।
उनकी जो जाति है उसकी। हाँ, तो इसलिए उनको बिल्कुल जाति की राजनीति नहीं करनी चाहिए ना, क्योंकि उनको तो बहुत कम वोट होने के बावजूद बिहार के लोगों ने चुना था। नहीं तो जाति की राजनीति नहीं करना चाह रहे थे वो, लेकिन उनको एक सपोर्ट चाहिए। जैसे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको सपोर्ट मिल रहा था, अब उनको लगता है कि लालू यादव की तरफ से सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि वो जाति को तोड़ने की जो राजनीति कर रहे थे उसमें नरेंद्र मोदी के कारण उनका पूरा जो समीकरण है वो बिगड़ गया। नहीं तो नरेंद्र मोदी के कारण कैसे, क्या उनकी वजह से पिछड़े वोटों में का एक अलग ध्रुवीकरण बीजेपी के फेवर में हो सकता है? ये निश्चित रूप से हुआ, क्योंकि नरेंद्र मोदी भी पिछड़े वर्ग से आते हैं, नीतीश कुमार भी पिछड़े वर्ग से हैं। तो पिछड़े वर्गों में मैंने कहा ना कि दो जातियों के खिलाफ पिछड़े वर्गों की जो शेष जातियां हैं उनमें एक तरह से डाह का भावना है, एक प्रतिद्वंदिता है, एक प्रतिस्पर्धा है। उनको लग रहा है कि इन दोनों जातियों का ज्यादा एम्पावरमेंट हो गया है और हम बहुत पीछे रह गए हैं। तो वो लोग क्या किसी नई पार्टी के तरफ उनका पोलराइजेशन हो सकता है क्या? वो मोदी की तरफ लोकसभा चुनाव में उन्होंने वोट दिया, उनको लगा कि चलो अब ये इसे सबक सिखाना है। फिर है कि ये जिस तरह से मोदी का विरोध कर रहे थे उसको ही पसंद नहीं किया, क्योंकि वहां पर अभी भी एक सेक्शन है जो पुराने आंदोलन से प्रभावित है। कर्पूरी ठाकुर का जो आंदोलन चला था अभी भी उसका प्रभाव है उस पर। तो उनको लगा कि भाई ये आदमी है जो पिछड़े वर्ग की राजनीति करते हुए अब एक पिछड़ा को प्रधानमंत्री बनने से रोक रहा था। इसका फायदा हुआ नरेंद्र मोदी को, नहीं तो इसका फायदा बीजेपी को भी हुआ। आप उपेंद्र जी ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जो डिवीजन किया था पिछड़ा और अति पिछड़ा एनेक्सर 1 उन्होंने जो बनाया, अब वो उनके ऊपर भारी पड़ रहा है। वो जो कर्पूरी ठाकुर वाले जिस प्रयोग की बात आप कर रहे हैं, वो अति पिछड़ी जो जातियां हैं वो क्या अब बीजेपी की तरफ या नरेंद्र मोदी की तरफ देख रही हैं? कर्पूरी ठाकुर ने तो एनेक्सर 1 एनेक्सर 2 को अलग अलग से आरक्षण दिया था और मुंगेरी लाल कमीशन का फॉर्मूला था वो। लेकिन कर्पूरी ठाकुर सही पिछड़ों के नेता थे। उन्होंने वैसे लालू प्रसाद भी सभी पिछड़ों के नेता रहे 90 के दशक। लालू यादव भी सही पिछड़ों का नेता रहे। अब अलग अलग जो हुआ है, ये जो अति पिछड़ा को पिछड़ा के साथ राजनीतिक रूप से जो अलगाव पैदा करने की कोशिश नीतीश कुमार ने की। हाँ, तो अब उसका नुकसान हो रहा है उनको। हाँ, पॉलिटिकली उन्होंने की, लेकिन अभी भी हमें लग रहा है कि अभी जो नीतीश कुमार की जो मेन अभी है वो है कि अभी अति पिछड़ा पर फिर दोबारा वो रिलाई कर रहे हैं। इस चुनाव में फिर बीजेपी की पॉलिटिक्स कैसे आगे बढ़ेगी? क्योंकि बीजेपी के क्या आपको लग रहा है कि वो जो अति पिछड़ा वोट जो नरेंद्र मोदी की वजह से लोकसभा में मिला वो बीजेपी के साथ रहेगा और बीजेपी ने रामविलास पासवान के जरिए जो पासवान वोट और उपेंद्र कुशवाहा के जरिए जो कुशवाहा वोट का बड़ा हिस्सा हासिल करने की जो स्ट्रेटजी रणनीति उसकी है, आपको क्या पहले ये आपको लग रहा है क्या कि बीजेपी भी कास्ट के लाइन पर इस तरह से एक इक्वेशन बना रही है? अगर बना रही है तो उसका कुछ लाभ उसको होगा क्या? बीजेपी कास्ट लाइन पर बना रही है। उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर की जो सभा की थी, सवर्णों का छोड़ दीजिए, सवर्ण तो बीजेपी मान रही है कि पिछड़े वर्गों का भी कुशवाहा रैली की थी, जिसमें क्या बोल दिया था कि सम्राट अशोक कुशवाहा थे। तो अलग अलग जातियों को भारतीय जनता पार्टी भी उसको अपील करने की कोशिश कर रही है। नीतीश कुमार भी कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने भी 3 जातियों को अत्यंत पिछड़ा वर्ग में डाला है, तेली, तमोली और बढ़ई। और इसकी खास तेली की संख्या अच्छी खासी है। तो वो पिछड़ा वर्ग की जो संख्या है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की संख्या को लगातार बढ़ा रहे हैं। एनेक्सर 1 एनेक्सर 2 से जातियों को उठा करके एनेक्सर 1 में डाल रहे हैं। उनको लग रहा नीतीश कुमार को कि गैर यादव पिछड़ा जो है वोट फिर आ सकता है वापस, उसका एक बड़ा हिस्सा है जो उधर चला गया था, फिर वापस आ सकता है। लेकिन कुल मिला के उपेंद्र जी ये है कि पॉलिटिक्स कास्ट की ही होगी। सारे समीकरण सभी पार्टियों के सारे समीकरण कास्ट पर होंगे। अभी है पूरी तरह से कास्ट का होगा। उपेंद्र जी बातचीत यहीं खत्म करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है कि प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@twitter पर जाहिर करें। अब सोमवार को फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।